और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूर्ण न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला प्रसाद तो नाराज ही हो गया था। सुमित्रा ने भी मुंह फेर लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की कोशिश की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गईं और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी और कुछ ना होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे ज़रा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहाँ से उठ जाने के सिवा और कुछ न सूझ पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की कोशिश में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी थी। अब आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए ही लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन को छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातों सुन रही थी। हाँ, उसने अगर भूल हुई हो तो यही कि वह वहाँ आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अबलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नजर भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला प्रसाद से बातचीत न की थी। फिर कमला प्रसाद ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, उदारता उनमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियाँ ना मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रित हूँ। यह सोचते सोचते सहसा पूर्णा को एक ऐसी बात सूझ गई जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकी थी। वह ऐसे कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए। सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही साड़ी उसके लिए भी ले आए। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी इस घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली न बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशय ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम क्रीड़ा करने के लिए आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ सोच न सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हाँ भगवान, वैधव क्या कलंक का दूसरा नाम है। इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करने में देर नहीं लगती। मानव को वासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ाना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे के द्वार पर पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से कहा, बहन आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे से पहले तो कमला प्रसाद कभी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे भी आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतजार में कट गई।
कमला प्रसाद नहीं आए। अब समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी ही बातें होंगी और प्रत्येक मुंह से उसका रूप और आकार कुछ बड़ा होकर ही निकलेगा। उन रहस्यमय कन्फोसियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया। उसके मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान तुम ही अब मेरी अवलंब हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला प्रसाद से दो चार बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर में आई ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोचवश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती। यद्यपि सुमित्रा ने इन 2 दिनों में उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उसके पास आकर बैठ गई। सुमित्रा ने उसकी ओर देखे बिना ही धीरे से कहा, आओ बहन बैठो। मैंने तो आज अपने दादाजी को लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाएं। यहाँ रहते रहते जी उब गया है। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। सुमित्रा ने कहा, नहीं, दिल लगी नहीं करती बहन, यहाँ आए बहुत दिन हो गए अब। जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे। शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी। मेरी बला जाती, मैंने अंदर से द्वार बंद कर लिए। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा ने कहा, मैं सो थोड़ी ही गई थी, वह इधर आई ही नहीं। समझा होगा मैं मनाने ले जाऊंगी, यहाँ किसे गरज पड़ी थी। पूर्णा ने कहा, मना लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। सुमित्रा ने कहा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था। उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते हैं, यही ना। पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो। पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं। सुमित्रा ने कहा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई, स्त्री पुरुष की जूती के सिवा और है ही क्या। पुरुष जैसा चाहे हो, चोर हो, ठग हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो, स्त्री का धर्म है कि उसकी चरण रज धो धो कर पिए। मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती, जरा यह तो सुनो। पूर्णा ने कहा, तुम ही अपने दिल से सोचो। सुमित्रा ने कहा, खूब सोच लिया है। आ- पैसे की चीज़ तो कभी भूल कर भी ना लाए। 10-5 रुपए तो कई बार मांगने पर मिलते हैं। 2-2 रेशमी साड़ियाँ लाने की कैसे हिम्मत पड़ गई। इससे क्या रहस्य है, इतना तुम समझा सकती हो। अब ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुँह काला करते, या घर में कंपा लगाने के शिकारी हो। मुझे पहले ही शंका थी और कल तो उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट ही कर दिया। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ाकर कहा, बहन तुम कैसी बातें करती हो। एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन। मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे। फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की ना कहो पूर्णा, स्वभाव किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो वह छिपे रुस्तम होते हैं। उनका तीर मैदान में नहीं घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आए, फिर दुत्कारें भी तो ना हटो। पूर्णा ने कहा, तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती। सुमित्रा ने कहा, जरा 2-4 दिन जला तो लूँ। अकेले लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदलकर सवेरा करते होंगे, इसी से मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा ने कहा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना, तुम्हें मेरी कसम।